बीवी की प्रेगनेंसी में अनपढ़ और पढ़ा लिखा पति। सुबह का समय है। कौशल्या हाथ में कॉफी का मग लेकर बाहर आती है और बड़े ही स्नेह से सुरेश की ओर बढ़ाती है। ये ले बेटा, तेरी गर्मा गर्म कॉफी, इसे पी और फिर जल्दी से तैयार हो जा। तेरा बड़ा भाई राजेश तो कब का तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकल चुका है और तू अभी तक यहीं बैठा है। अरे माँ, अभी तो सुबह हुई है। भैया तो वैसे भी काम के मामले में सुपरमैन है, उन्हें मेरी जरूरत ही कहाँ पड़ती है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। अब तेरा कॉलेज पूरा हो गया है, अब तो तुझे फैक्ट्री जाकर राजेश की थोड़ी मदद करवानी चाहिए। वो अकेला सारा बोझ कब तक उठाएगा? आखिर उसे भी तो थोड़े आराम की जरूरत है। माँ, आप बेकार में परेशान होती हो। भैया इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं। जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से भैया ने ही तो इस घर को और फैक्ट्री को खड़ा किया है। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारे पास सब कुछ है। मैं अगर वहाँ नहीं भी जाऊँ तो भी काम नहीं रुकेगा। तभी शिप्रा वहाँ आती है और अपने भाई सुरेश से कहती है, अरे भैया, कॉलेज खत्म हो गया है और आपकी मौज मस्ती अभी तक खत्म नहीं हुई। भैया ने बचपन से ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली ताकि आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सको और मौज मस्ती कर सको, लेकिन अब तो हद हो गई है। लो, अब ये दादी अम्मा भी आ गई उपदेश देने। अरे सिर्फ ज्ञान ही दे रही है या कॉलेज में जाने का इरादा भी है तेरा? मैं तो कॉलेज ही जा रही हूँ भैया, लेकिन आपका क्या? ये लो अपना रुमाल और चलो जल्दी निकलो यहाँ से। भैया वहाँ अकेले पसीना बहा रहे होंगे और आप यहाँ सोफे से चिपके हुए हो। ठीक है मेरी दादी अम्मा, तुझे तो इस खानदान की सबसे बड़ी दादी अम्मा घोषित कर देना चाहिए। हमेशा बस हुक्म चलाना जानती है। अरे ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। तू तो आज मुझे चैन से कॉफी भी नहीं पीने देगी। सुरेश कॉफी का मग टेबल पर रखता है और जैसे ही उठने लगता है उससे फोन की घंटी बजती है। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और फोन उठाकर धीरे से बोलता है, अरे भाई, सबको ही आज मुझसे ही टाइम चाहिए। अभी तो घर से निकला भी नहीं और कॉल शुरू हो गए। सुरेश जल्दी से अपना बैग उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। शिप्रा उसे जाते हुए बड़े ध्यान से देख रही है और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। वो अपनी माँ की तरफ मुड़ती है जो वहीं खड़ी होकर सुरेश को देख रही थी। माँ, देखा अपने भैया के तेवर, कैसे फोन आते ही मुस्कुराने लगे और भाग गए। मुझे तो पक्का यकीन है कि दाल में कुछ काला है। कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली भैया ने? क्या कह रही है तू? सुरेश ऐसा कुछ करेगा तो हमें बताएगा नहीं क्या? माँ, आजकल के लड़के इतनी जल्दी नहीं बताते। देख लेना, पक्का किसी लड़की को पसंद कर रखा है इन्होंने। वैसे भी माँ, अब दोनों भाइयों की उम्र हो गई है शादी की। राजेश भैया और सुरेश भैया दोनों के लिए अब आपको लड़की देख लेनी चाहिए। घर में बहुएं आएंगी तो रौनक बढ़ेगी। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जल्दी से लड़की देखकर दोनों की शादी कर दूं। घर में काम भी बहुत बढ़ गया है और राजेश के ऊपर तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसे एक ऐसे जीवन साथी मिलनी चाहिए जो उसे समझ सके। कौशल्या और शिप्रा दोनों सोफे पर बैठ जाती हैं और घर के भविष्य के बारे में वो चर्चा करने लगती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पड़ोस में रहने वाली शांति अंदर आती है। शांति कौशल्या की बहुत पुरानी सहेली है और अक्सर घर के मामलों में अपनी सलाह देती रहती है। क्या बातें हो रही हैं भाई दोनों माँ बेटी के बीच? मुझे भी तो पता चले। आइए शांति आंटी, बैठिए। हम बस भैया लोगों की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। सही तो कह रही है शिप्रा, दोनों बेटे अब जवान हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि घर में शहनाइयां बजे। कौशल्या, तू अब देर मत कर। क्या बताऊं बहन शांति, मेरा तो मन भी बहुत है, लेकिन तुझे तो पता है ना, राजेश की शादी की कितनी बार बातें चली, लेकिन कहीं बात जम ही नहीं पाई। जब भी कहीं से रिश्ता आता है तो बात वहीं आकर रुक जाती है। क्यों? राजेश तो इतना कमाऊ लड़का है, नेक है, फिर क्या दिक्कत आती है? राजेश सिर्फ 8वीं में पढ़ रहा था जब उसके पिताजी दुनिया से चले गए। उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी ताकि वो घर और फैक्ट्री संभाल सके। उसने दिन रात एक कर दिया। भगवान ने उसे पैसा और शोहरत तो दी है, लेकिन आज के जमाने में जब तक अच्छी एजुकेशन न हो, लड़कियां रिश्ता स्वीकार ही नहीं करती। ये बात तो है, लेकिन कौशल्या, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में संस्कारी लड़कियां खत्म हो गई हैं। मेरी एक सहेली है आनंदी, पास के ही गांव में रहती है। उसकी एक बेटी है, उसका नाम आरती है। आरती? बड़ा अच्छा नाम है। जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव भी है क्या? बिल्कुल, आरती बहुत ही गुणी लड़की है, बहुत ही संस्कारी है और बड़ों का आदर करना जानती है। लेकिन बस एक बात है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसके माता पिता की गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। एक बार देख ले, शायद बात बन जाए। अरे शांति, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तू बोल तो हम कल ही चलते हैं उसे देखने। हाँ ठीक है, मैं आनंदी को आज ही खबर कर देती हूँ। तुम लोग कल तैयार रहना, हम पास के गांव चलेंगे।
शांति ये कहकर वहां से चली जाती है। ऐसी शाम हो जाती है। राजेश और सुरेश घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिप्रा सभी का खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब राजेश कहता है, शिप्रा, आज खाने में नमक थोड़ा कम लग रहा है। और वो अचार कहाँ है जो माँ ने बनाया था? भैया अभी लाई। और हाँ, आज आपकी पसंद की एक डिश भी बनाने वाली थी, पर टाइम ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, तूने इतना बनाया है वही बहुत है। भैया वक्त आ गया है कि आप घर में भाभी ले आओ। कब तक इस बहन के हाथ का खाना बना बनाया खाना खाओगे? भाभी आएंगी तो आपकी पसंद की डिशेज रोज बनाएंगी। अच्छा, तो क्या पसंद का खाना खाने के लिए शादी करना जरूरी है? राजेश, ये मजाक की बात नहीं है बेटा, इस बात को सीरियसली ले। पड़ोस वाली शांति ने आज एक बहुत अच्छी लड़की का पता बताया है। लड़की सीधी सादी है और संस्कारी भी। हमने सोचा है कि कल जाकर देख लेते हैं। माँ, आपको तो पता है ना मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में। क्या वो लोग तैयार होंगे? बेटा तू क्यों चिंता करता है? लड़की वाले भी बहुत नेक हैं, तू बस अपनी मर्जी बता। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। बातें करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या, राजेश और शिप्रा आरती के घर पहुंचते हैं। आनंदी और उसका परिवार उनका स्वागत करते हैं। आरती चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसकी सादगी राजेश का दिल जीत लेती है। तब कौशल्या कहती है, आनंदी, मुझे तुम्हारी बेटी आरती बहुत पसंद आई है। हमारे घर की बहू बनने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। राजेश आरती को देखकर मुस्कुराता है और आरती भी अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती है। रिश्ता तय हो जाता है और कौशल्या का परिवार वापस आ जाता है। सभी के जाने के बाद आरती से मिलने उसकी सहेली कुसुम आती है। दोनों आरती के कमरे में बैठे हैं। बातें करते हुए कुसुम कहती है, अरे वाह आरती, तेरी तो शादी पक्की हो गई है। तू तो बहुत आगे निकली, बिना बात किए ही हाँ कर दी। हाँ, माता पिता ने फैसला किया तो मैंने मान लिया। वो तो ठीक है, लेकिन तूने लड़की को जाना नहीं, पहचाना नहीं। आज के जमाने में इतना धोखा होता है, कम से कम एक दो बार बात तो कर लेती। देख कुसुम, मेरा ऐसा मानना है कि कई बार हम किसी को बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी उसके साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजर जाती है। और कई बार सालों तक जानने के बाद भी हम इंसान को पहचान नहीं पाते कि वो असल में कैसा है। मान गई तुझे, तेरी सोच का लेवल ही अलग है। वैसे तू भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर बातें तू बहुत बड़ी बड़ी करती है। अब तू मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? चल अब शादी की तैयारी में मदद कर। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक आधुनिक कैफे में अनिका काफी गुस्से में दिख रही है और अपनी घड़ी बार बार देख रही है। तभी सुरेश वहां आता है। अनिका उसे देखकर गुस्से में कहती है, सुरेश, हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी तक तुमने मेरे बारे में ये नहीं पता कि मुझे तेरी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे यार अनिका, समझने की कोशिश करो ना। आज घर में सब भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मुझे वहां रुकना पड़ा, इसलिए देर हो गई। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली की मीटिंग ज्यादा जरूरी है। डार्लिंग, तुम इम्पोर्टेंट हो तभी तो मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। अब ये सब गुस्सा छोड़ो और चलो कहीं चलकर आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, बहुत ही फैंसी है, वहाँ चलते हैं। पर अनिका, मैंने सुना है कि वो जगह बहुत महंगी है। महंगे सस्ते से क्या फर्क पड़ता है सुरेश, मेरी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारे पैसे। सुरेश चुप हो जाता है। अब अनिका की जिद के आगे कुछ नहीं बोल पाता। दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं। सुनो सुरेश, अब तो बड़े भैया की भी शादी पक्की हो गई है, लगे हाथ तुम भी अपने घर में हमारी शादी की बात कर ही लो। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। जैसे भैया की शादी की तारीख निकलती है मैं अपनी बात भी रख दूंगा। बातें करते हुए दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद अनिका अपने घर पहुंचती है। उसके पिता रमेश और माँ निवेदिता सोफे पर बैठे हैं। तभी रमेश कहता है, अनिका बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका रिटर्न है, उसका गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, हमारी फैमिली फ्रेंड का बेटा है, तो एक बार देख ले। पापा, आपको पता है ना कि मेरी मर्जी के बिना मेरे कमरे की चादर भी नहीं बदल सकती है। फिर आपने ये सोचा भी कैसे कि आप मेरे लिए लड़का पसंद करेंगे? मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, हम तेरे लिए बेहतर फैसला करेंगे। नहीं माँ, मैं अपना फैसला खुद करूंगी। आपने मुझे पढ़ाया लिखा इसलिए नहीं है कि मैं आपकी बातों पर अपनी जिंदगी गुजारूं। और हाँ, बाय द वे, लड़का मैंने खुद पसंद कर रखा है। मैंने सुरेश से कह दिया है, वो एक दो दिन में अपने माता पिता को लेकर आ जाएगा। ऐसा कहकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है। तब निवेदिता कहती है, रमेश, इसकी ये जिद देखकर मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या जरूरत है निवेदिता, हमारी बेटी काफी पढ़ी लिखी और समझदार है।
वो अपने फैसले खुद ले सकती है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है रमेश, पर वो जो जिंदगी हमें सिखाती है, असली फैसले उस बुनियाद पर ही लेने चाहिए। मुझे लगता है कि अनिका ने जिंदगी से अभी बहुत कम सीखा है। अगले कुछ दिनों में सुरेश अपने घर में अनिका के बारे में बात करता है। राजेश और कौशल्या अनिका के घर जाते हैं। दोनों परिवारों की मुलाकात होती है और शादी तय हो जाती है। 2 महीने बीत जाते हैं और शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और दोनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं और आरती की थाली लिए कौशल्या कहती है, आज मेरा घर पूरा हो गया, दोनों बहुएं आ गई, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ माँ, आरती उतार कर भाभीियों का गृह प्रवेश करवाओ। कौशल्या दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। फिर सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह बड़ी बहू आरती उठ गई है। उसने स्नान कर लिया है और साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला रखकर मंदिर में पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद वो कौशल्या के पास आती है और उनके पैर छूकर कहती है, माँ जी, जय श्री कृष्णा, मैंने पूजा कर ली है। अब अगर आप कहें तो मैं रसोई में जाकर कुछ बना लूं। आज मेरी पहली रसोई है ना। खुश रहो बहू। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, अनिका को भी आ जाने दो, फिर दोनों मिलकर रसोई की रस्म करना। माँ जी, वो शायद अभी सो रही होगी, तब तक मैं जाकर चूल्हा पूजन कर लेती हूँ और थोड़ी साफ सफाई देख लेती हूँ। ऐसा कहकर आरती रसोई में चली जाती है। काफी देर बाद अनिका अपने कमरे से बाहर आती है। उसने नाइटी पहनी हुई है, हाथ में फोन है। उसे देखकर कौशल्या और शिप्रा थोड़े हैरान रह जाते हैं। बहू, तुम इतनी देर से सोकर उठी हो? ओह गॉड माँ जी, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? मैं तो वैसे भी देर से सोने की आदी हूँ। भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अनिका, ये कुकिंग वुकिंग मेरी बस की बात नहीं है। मैंने कॉलेज में सेमेस्टर्स की तैयारी की है, कुकिंग की नहीं। और वैसे भी आरती भाभी है ना, उन्हें तो ये सब बहुत पसंद है, मेरी क्या जरूरत है। बहू, ये हमारे घर की रस्म है, तुम्हें कम से कम रसोई में तो जाना चाहिए। कौशल्या की बात सुनकर अनिका मुंह बनाती है और तैयार होकर रसोई में जाती है। तो आरती कहती है, आओ आओ अनिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी भाभी? आपको तो पता है ना मुझे ये सब काम नहीं आते। कोई बात नहीं, सारा काम तो मैंने कर लिया है, बस तुम ये चम्मच चला दो, इससे तुम्हारी रस्म भी पूरी हो जाएगी और सबको अच्छा भी लगेगा। अनिका बस चम्मच हिलाती है और रस्म पूरी हो जाती है। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती हैं। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर राजेश कहता है, अरे वाह, आज तो खाने का स्वाद ही बदल गया है, बहुत बढ़िया बना है। सब लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी कौशल्या कहती है, मैं सोच रही हूँ आज शाम ही दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रख ली जाए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं डेकोरेशन वाले को बुलाकर छत पर सब सजवा दूंगी। हाँ माँ, खाने का ऑर्डर बाहर से दे दूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। छत पर मुंह दिखाई के लिए मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। आरती एक पारंपरिक साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला रखकर आती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका एक बहुत ही मॉडर्न और महंगी ड्रेस पहनकर आती है। दोनों स्टेज पर बैठती हैं। उन्हें देखकर मेहमानों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। देखो भाई, एक ही घर की 2 बहुएं और दोनों कितनी अलग हैं। बड़ी बहू तो कितनी संस्कारी लग रही है, सिर से पल्ला भी नहीं हटा, और छोटी वाली को देखो जैसे किसी किट्टी पार्टी में जा रही हो। हाँ भाई, ये पढ़ी लिखी और अनपढ़ बहू का फर्क तो दिखेगा ही। एक तो संस्कारों का पता है और दूसरी बस अपनी मॉडर्न लाइफ में ही जीती है। अनिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बगल में बैठी आरती से कहती है, वैसे जेठानी जी, आज आपकी मुंह दिखाई थी तो कम से कम कुछ ढंग का पहन लेती। मुझे आपको अपनी जेठानी कहने में गर्व होता अगर आप थोड़ी मॉडर्न लगती। वैसे ये आपकी कम पढ़े लिखे होने के कारण है। अनिका, तुम्हें मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे कर्मों से मुझ पर गर्व होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कपड़े इंसान की असली पहचान नहीं होते। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं भले ही स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की जो किताब पढ़ाई है उसमें मैं अनपढ़ नहीं हूँ। सुरेश आरती की बात सुनकर राजेश से कहता है, बिल्कुल सही कहा आरती भाभी ने। राजेश भैया, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको इतनी गहरी सोच रखने वाली पत्नी मिली है। मुंह दिखाई की रस्म और खाने पीने और शगुन देने के बाद खत्म हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक तरफ जहां आरती अपने पति और ससुराल वालों का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वहीं अनिका को घर की किसी व्यक्ति से ज्यादा मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने आप में खोई रहती थी। एक दिन सुबह आरती राजेश के जूते उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए जी, आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं और शर्ट भी प्रेस करके रख दी है। थैंक यू आरती। सच कहूं तो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे राजा होने का एहसास होने लगा है। इतना ख्याल तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। आप मेरे जीवन की राजा ही तो हैं, और ये छोटे मोटे काम करना मेरा धर्म है। इसमें थैंक यू की क्या बात है। तभी शिप्रा वहां आती है और कहती है,
भाभी सारा धर्म भैया पर ही लुटाओगी या हमारे लिए भी कुछ बचा है? अरे शिप्रा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो चलिए जल्दी, मुझे कॉलेज के लिए टिफिन चाहिए, देर हो रही है। ननन जी, आपका टिफिन तो मैंने कब का पैक करके रख दिया है और आज आपके फेवरेट ढोकले बनाए हैं। वाह भाभी, भाभी हो तो आपकी जैसी, आप सच में बेस्ट हो। अब शिप्रा के साथ आरती रसोई की तरफ जाती है। दूसरी तरफ अपने कमरे में सुरेश अनिका से कहता है, अनिका मेरी टाई नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? यार सुरेश, छोटे छोटे कामों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रही हूँ? वहीं कहीं रखी होगी, देख लो। तुम हमेशा अपने फोन में ही घुसी रहती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मेरी वो व्हाइट शर्ट प्रेस करने को कहा था, वो कहाँ है? ओह शिट, सॉरी यार, मैं भूल गई थी। कल रात मेरा फेवरेट शो आ रहा था ना, तो ध्यान ही नहीं रहा। अब मैं क्या पहन के जाऊंगा? इतने सारे कपड़े तो रखे हैं अलमारी में, कुछ भी पहन लो। ऐसा कहकर अनिका फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और सुरेश मनी मन सोचता है, हे भगवान, जब तक अनिका मेरी गर्लफ्रेंड थी तब तक सब कितना अच्छा लगता था, लेकिन अब जब वो मेरी पत्नी है तो मुझे लगता है कि उसे आरती भाभी की तरह केयरिंग होना चाहिए था। कम से कम मेरी जरूरतों का तो ध्यान रखती। थोड़ी देर बाद सुरेश भी तैयार होकर बाहर आता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब शाम को दोनों भाई घर वापस आते हैं तो कौशल्या उनसे कहती है, राजेश, सुरेश बेटा, बहुत ही शुभ समाचार मिला है। लो पहले तुम दोनों मिठाई खाओ। मिठाई? माँ, किस बात की मिठाई है ये? अरे बेटा, तुम दोनों बाप बनने वाले हो। आज ही डॉक्टर का फोन आया था। आरती और अनिका दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे घर में नन्हे मुन्ने कदम पड़ने वाले हैं। अरे सच में माँ, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी है। वाह माँ, ये तो कमाल हो गया। अनिका भी बहुत खुश होगी। देखो बेटा, अब उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। ये समय बहुत नाजुक होता है। आज से तुम दोनों अपनी पत्नियों की हर जरूरत का ध्यान रखोगे। दोनों अपने कमरे में जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। आरती और अनिका का अब चौथा महीना चल रहा है। दोनों के बेबी बम्प अब साफ नजर आने लगे हैं। एक शाम राजेश फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी घर लौटता है। उसके हाथ में गोलगप्पों का पैकेट है। वो सीधा किचन में जाता है जहां आरती खाना बना रही है। आरती, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे फेवरेट खट्टे तीखे गोलगप्पे। अरे आप इतनी जल्दी आ गई, और ये गोलगप्पे? अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। खाना बाद में बनेगा, पहले तुम यहाँ बैठो और आराम से ये गोलगप्पे खाओ। आज खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे तुम बस यहाँ बैठो, ये लो स्टूल, यहाँ बैठो और मजे से खाओ। ऐसा कहकर राजेश आरती को स्टूल पर बिठाकर पानी पूरी निकाल कर दे देता है। आरती पानी पूरी खाने लगती है और राजेश रसोई में खड़ा सब्जी बनाने लगता है। दोनों के बीच प्यार भरी बातें हो रही हैं। तभी अनिका फोन चलाते हुए किचन के पास से गुजरती है। वो रुककर अंदर का नजारा देखती है। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है, कितना प्यार करते हैं भैया अपनी पत्नी को, उनका कितना ध्यान रखते हैं। और एक मेरे पति हैं। आज मैंने सुबह कहा था कि मुझे बाहर लेकर चलना, कुछ सामान खरीदना है, और अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है। अनिका अपने कमरे में जाकर सुरेश को फोन लगाती है। काफी देर बाद सुरेश फोन उठाता है। तब अनिका कहती है, हेलो सुरेश, तुम्हें याद भी है कि आज मैंने सुबह क्या कहा था कि मुझे बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है। यार अनिका, मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। तुम एक काम करो, शिप्रा के साथ चले जाओ। मुझे शिप्रा के साथ नहीं जाना सुरेश, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अभी पॉसिबल नहीं है, सॉरी। ऐसा कहकर सुरेश फोन काट देता है। अनिका दोबारा फोन लगाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। अनिका गुस्से में फोन पटक देती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सुरेश एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। अपनी गर्लफ्रेंड मानसी से कहता है, अरे यार अनिका थी, हमेशा उसका यही रहता था, ये ला दो, वो ला दो, यहाँ चलो, वहां चलो। खुद मेरा कोई ध्यान नहीं रखती, बस अपनी फरमाइशें पूरी करवानी होती हैं। सच कहूं तो मैं घर जाने से कतराने लगा हूँ। इसलिए तो कहती हूँ डार्लिंग, इस घुटन भरी शादी से बाहर निकलो, उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, हम कितने खुश रहेंगे। मानसी, मैं अपनी पत्नी को प्यार तो करता हूँ, पर उसका ये व्यवहार मुझे परेशान करता है। डिवोर्स तो मैं नहीं दे सकता, माँ और भैया क्या सोचेंगे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में जरूर रहूंगा। तुम हमेशा मेरी खास रहोगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन अभी तो बिल पे कर दो, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। समय का पहिया और आगे घूमता है। एक तरफ राजेश अपनी पत्नी आरती का पल पल ख्याल रखता है, उसे समय देता है और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। दूसरी तरफ सुरेश और अनिका के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सुरेश घर से देर से आता है, अनिका से खींचा खींचा रहता है और अक्सर उसे अनसुना कर देता है। एक दिन अनिका सुरेश से कहती है,
सुरेश, मुझे ब्यूटी पार्लर गए हुए जमाना हो गया है, तो मुझे कभी टाइम ही नहीं देते। तुम्हारा बस यही रोना रहता है, टाइम नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते। अरे मैं परेशान हो गया हूँ इन सब बातों से, मैं जा रहा हूँ, खुद चली जाना जहाँ जाना हो। ऐसा कहकर सुरेश गुस्से में बाहर निकल जाता है। तभी अनिका उसके बैग को देखकर आवाज देकर कहती है, अरे सुरेश रुको, अपना बैग तो ले जाओ। सुरेश अनिका की बात नहीं सुनता और चला जाता है। तब अनिका मन ही मन सोचती है, सुरेश तो मुझे समय देता ही नहीं है, ऐसे करती हूँ जेठानी जी के साथ ही पार्लर चली जाती हूँ। यही सोचकर वो आरती के कमरे की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि आरती फोन पर राजेश से बात कर रही है। अच्छा, क्या सरप्राइज है, बता भी दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बैग खोल कर देखती हूँ। आरती फोन रखकर अनिका को देखती है और कहती है, अरे देवरानी जी, आओ आओ, राजेश का फोन था, कह रहे थे उनके ऑफिस बैग में मेरे लिए सरप्राइज है। रुको, मैं खोलकर देखती हूँ कि क्या है। ऐसा कहकर जैसे ही आरती राजेश का बैग खोलती है, उसमें आरती की अलग अलग तरह से खींची गई फोटो, साथ में एक गुलाब है और एक छोटा सा गहनों का डिब्बा है जिसमें सोने की एक अंगूठी है। उसमें एक छोटा सा लेटर भी रखा है। आरती अनिका को वो लेटर देती है और पढ़कर सुनाने को कहती है। आरती, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी सारी वफाएं सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमसे पहले और बाद में मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, नहीं कभी आएगा। आई लव यू। कितना सुंदर है ये सब, काश सुरेश भी मेरे लिए ऐसा कुछ करते। देखो ना, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। वैसे सुरेश जी भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों ही भाग्यशाली हैं कि हमें इतने अच्छे पति मिले। अनिका मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा है। वो वापस अपने कमरे में जाती है और मन ही मन सोचती है, जेठानी जी अनपढ़ हैं, फिर भी देवर जी उनके लिए इतना कुछ करते हैं। शायद सुरेश भी इसीलिए अपना बैग छोड़ के चले गए कि उसमें भी मेरे लिए कोई सरप्राइज होगा। मैं खोल कर देखती हूँ। यही सोचकर अनिका सुरेश का बैग खोलती है तो उसे अंदर सुरेश और मानसी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं, एक साथ हंसते हुए, एक दूसरे के करीब। साथ में कुछ महंगे गिफ्ट्स और रसीदें हैं जो मानसी के नाम पर हैं। एक लेटर भी मिलता है। अनिका उसे पढ़ती है। मानसी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है डार्लिंग। मेरी शादी भले ही किसी और से हुई है, पर प्यार में सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। तुम ही मेरी असली खुशी हो। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फर्श पर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, मेरी सारी डिग्रियां, मेरी सारे मॉडर्न सोच मुझे इस धोखे से नहीं बचा पाई। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी आरती कमरे में आती है। वो अनिका को रोते हुए देखती है। वहां पड़ी तस्वीरों को वो उठाकर देखती है और लेटर देखती है और सब कुछ समझ जाती है। तब अनिका रोते हुए कहती है, जेठानी जी, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुरेश मुझे धोखा दे रहे हैं। अनिका, शांत हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी इन सब में गलती तुम्हारी भी है। अनिका, ये आप क्या कह रही हैं जेठानी जी? धोखा सुरेश ने दिया है, मैंने नहीं। देखो अनिका, तुमने हमेशा उसे अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की, कभी उसकी पसंद का ध्यान नहीं रखा, कभी उसके घर के कामों में हाथ नहीं बटाया। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हो। मुझे लगता था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मॉडर्न हूँ, तो मुझे अपने पति की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अनिका सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। मर्द को बांधने के लिए जंजीर की जरूरत नहीं, ममता और ध्यान की जरूरत होती है। अपने पति को समय दो, उसे एहसास कराओ कि उसके लिए तुमसे ज्यादा जरूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुम्हारा प्यार अपने आप लौट आएगा। क्या ये मुमकिन है भाभी? जरूर, तुम आज से ही शुरुआत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन अनिका सुबह जल्दी उठती है और वो कौशल्या के साथ पूजा में बैठती है। ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुम सुबह सुबह ही उठ गई। चलो आ गई हो तो साथ में पूजा कर लो। हाँ हाँ माँ जी, इसलिए तो सुबह उठ कर आई हूँ। अपनी सास के साथ पूजा करने के बाद अनिका रसोई में जाती है और आरती से कहती है, जेठानी जी, आज सभी लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी और हाँ, सुरेश की पसंद का खाना भी बनाऊंगी। वो सुरेश की पसंद का खाना बनाना सीखती है और सभी लोगों के लिए खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। ये देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। शाम को जब सुरेश ऑफिस से आता है तो वो उसे ताने देने के बजाय पानी का गिलास देती है और उसकी थकान पूछती है। वो उसके कपड़े प्रेस करके रखती है, उसका बैग खुद तैयार करती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन शिप्रा अपनी माँ से कहती है, माँ देखा आपने, हमारी छोटी भाभी तो पूरी तरह बदल गई है। अब तो वो किचन में आरती भाभी का हाथ भी बटाती है और भैया का कितना ख्याल रखती है। हाँ बेटा, मुझे तो लग रहा था कि ये कभी नहीं सुधरेगी। ये तो पूरी तरह बदल गई है।
सुरेश भी इस बदलाव को महसूस कर रहा है। वो हैरान है कि अनिका जो कभी अपनी मर्जी के बिना चादर नहीं बदलती थी, अब उसका इतना ध्यान रख रही है। लेकिन उसके मन में मानसी के प्रति जो आकर्षण था वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक शाम सुरेश बेडरूम में अपनी फाइलें देख रहा होता है कि तभी अनिका उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती है। सुरेश दूध लेते हुए कहता है, थैंक यू अनिका, वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी बदल गई हो। क्या बात है? सुरेश, दरअसल मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं चाहती हूँ कि आप उस सच को जाने। मैं और ज्यादा इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। कैसी गलती? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब अनिका बिस्तर के नीचे से डीएनए रिपोर्ट निकालकर सुरेश के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये देखिए, ये रिपोर्ट। सुरेश जैसे उसे खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। तब अनिका कहती है, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चा आपका नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये क्या बकवास है? सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसकी हैरत अचानक भयानक तूफान में बदल जाती है। सुरेश जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। ये क्या है अनिका? ये तूने क्या किया? मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। सुरेश पागलों की तरह कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाता हुआ हॉल में आता है। उसके हाथ में वो रिपोर्ट है। कौशल्या, राजेश, शिप्रा और आरती सब घबराकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अनिका पीछे पीछे सिर झुकाए आ रही है। माँ, भैया, देखिए इस औरत की सच्चाई। जिसे हम घर की बहू बनाकर लाए उसने मेरे खानदान की नाक काट दी। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसने मेरे साथ गद्दारी की है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? होश में तो है? अनिका बहू, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? क्या ये सच है? माँ जी, मैं और क्या करती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनिका, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रही है? भैया, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं इसे इसी वक्त तलाक दे दूंगा। निकल जा मेरे घर से। एक धोखेबाज औरत और किसी और के बच्चे को इस घर में जगह नहीं दूंगा मैं। देवर जी रुकिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। भाभी, आप बीच में मत बोलिए, इसने धोखा दिया है मुझे। सभी की गुस्सा करने के बाद अनिका बड़ी शांति से अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे बस एक बात बताइए, क्या मेरा किसी और से अफेयर कर लेना गलत है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? गलत तो है ही। समाज क्या कहेगा? भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप पूछ रही हो कि क्या ये गलत है? मैं ये बात सुरेश के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलिए सुरेश, क्या मेरा आपको धोखा देना गलत है? हाँ, 100 बार गलत है। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तूने इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र किया है। जरा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर अनिका अपने कमरे की तरफ जाती है और थोड़ी देर बाद वो सारी तस्वीरें और गिफ्ट जो उसे सुरेश के बैग से मिले थे वो बाहर लेकर आती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि अगर मैंने गलत किया है तो फिर ये कितना सही है? ऐसा कहकर अनिका वो सब कुछ टेबल पर पटक देती है। सभी लोग ये सारी चीजें देखकर हैरान रह जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राजेश और कौशल्या वो तस्वीरें देखकर दंग रह जाते हैं। सुरेश का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। उसकी आवाज गले में ही फंस जाती है। तब अनिका कहती है, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वही सवाल मेरा आपसे है। अगर मेरा अफेयर गलत है तो आपका मानसी के साथ क्या है? आप जो हर रोज उसे महंगे गिफ्ट देते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं और उसे असली खुशी कहते हैं, क्या वो वफादारी है? देवर जी, धोखा तो आपने भी दिया है ना। फिर जब आपने खुद बुनियाद धोखे पर रखी तो आप किसी और को धोखेबाज कैसे कह सकते हैं? क्या वफादारी की उम्मीद सिर्फ पत्नी से ही की जाती है? सुरेश, ये क्या देख रही हूँ मैं? तूने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ऐसा किया? सुरेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, फिर भी तूने इतना बड़ा कदम उठाया। आरती तो अनपढ़ है, लेकिन उसने कभी मेरी वफादारी पर शक नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे कभी मौका नहीं दिया। सुरेश शर्मिंदगी के मारे अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, दरअसल शादी के बाद अनिका ने अपनी पढ़ाई लिखाई के घमंड में आकर मुझे कभी भी पत्नी वाला सुख नहीं दिया और इसीलिए मैं मानसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। क्या सच कह रहे हैं? मैंने ही अपनी पढ़ाई के घमंड में आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी गलती का बदला धोखा तो नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। पहला धोखा तो मैं नहीं दिया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। अनिका, मुझे लगा था कि मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद अपराधी हूँ। मैं तुम्हारी गलती को माफ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी रास्ते पर था। मैंने कोई गलती की ही नहीं है सुरेश। अनिका एक दूसरी फाइल निकालती है और राजेश के हाथ में देती है। ये रही असली रिपोर्ट और ये बच्चा 100% आपका ही है। वो रिपोर्ट तो बस एक नाटक थी जो मैंने और आरती भाभी ने मिलकर रचा था, ताकि मैं आपको आपकी गलती का एहसास करा सकूं। क्या मतलब ये सब झूठ था? हाँ देवर जी,
जब अनिका ने मुझे वो तस्वीर दिखाई तो हम दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम सीधे आपसे बात करेंगे तो शायद आप बात टाल देंगे, इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। वाह, ये तो बहुत बड़ा सबक था। सुरेश, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसी पत्नी और ऐसी भाभी मिली है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते से खींच लिया। अनिका, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मुझे लगा था कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती, इसलिए मैं मानसी की तरफ खींचा चला गया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार और परिवार क्या होता है। मैं आज ही मानसी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। सुरेश, गलती मुझसे भी हुई थी। मैंने पढ़ाई के गुरूर में कभी ये नहीं सोचा कि एक पत्नी का धर्म क्या होता है। मैंने घर को घर नहीं समझा, लेकिन भाभी ने मुझे सिखाया कि डिग्रियां सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए होती हैं। घर तो समझदारी और प्यार से चलता है। चलिए, अंत भला तो सब भला, आज तो घर में डबल जश्न होना चाहिए। आज मेरी दोनों बहुओं ने कमाल कर दिया। एक ने घर संभाला और दूसरी अपने पति को सुधार चुकी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आज साबित हो गया कि अनपढ़ और पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। असल चीज होती है जिंदगी की समझ और रिश्तों की कद्र करना। आरती, तुमने आज फिर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुरेश अनिका के सामने कान पकड़कर माफी मांगता है और सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है। दोनों जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं और कौशल्या आशीर्वाद दे रही हैं।